नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। देवभूमि उत्तराखंड जितना खूबसूरत है उतने ही चर्चे इसके धार्मिक महत्व के कारण भी होते हैं, लेकिन इन सब के बीच कई बार स्थिति ऐसी बनती है कि उत्तराखंड के लोगों को आपदा का शिकार होना पड़ता है। इसकी वजह से कई बार जो बसी बसाई बस्तियां हैं वो भी तहस नहस हो जाती हैं। लेकिन ऐसे वक्त में एक कुशल नेतृत्व की जरूरत होती है। और अगर पिछले 3 साल का आंकड़ा आप उठाकर देखेंगे तो पंकज जी, लगभग 6 बार आपदाएं आई हैं, लेकिन आपदा मैनेजमेंट जिस तरीके से किया गया है उसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की चर्चा दूसरे राज्यों में भी होती है। पहाड़ी राज्यों में अक्सर कहा जाता है कि अगर सीखना है कि मैनेजमेंट कैसे करना है आपदा के वक्त, श्रद्धालुओं को या आम लोगों को कैसे बचाने के साथ साथ कैसे उनको प्रोत्साहित करना है, तो वो सीएम धामी से सीखा जा सकता है। हाल ही में जिस तरीके से हिमस्खलन हुआ चमोली के माना गांव के आसपास, सीएम धामी रात हो दिन हो अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, खुद चमोली पहुंचे, व्यवस्था का जायजा लिया और 3 से 4 दिन के अंदर अंदर पूरी स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया। 46 मजदूरों को निकाल लिया गया, सकुशल वापस ये समझ लीजिए वो अपने परिवार के पास जाने के लिए तैयार है। लेकिन एक दुख की खबर यह आई कि 8 मजदूरों की इसमें मौत भी हो गई थी। लेकिन मैनेजमेंट जिस तरीके से किया गया उसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की अक्सर बातें होती हैं। मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा प्रकाश डालें इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, या पिछले 6 साल में जितनी भी आपदाएं आई हैं उनको लेकर, और धामी सरकार ने कैसे मैनेज किया, एक एक करके समझाइएगा। देखिए नम्रता, सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है। हमारे देश में जब भी इस तरह की कोई आपदा आती थी, बाढ़, सुखाड़ वगैरह, प्लेग होता है, हैजा होता था या कोई महामारी फैली, तो पहले क्या होता था, मनमोहन सिंह की सरकार से ये बदलना शुरू हुआ। उससे पहले क्या होता था, कोई विदेशी देश आते थे कि हम आपकी मदद करेंगे, हम रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह चलाएंगे आपके देश में, आप सक्षम नहीं। जब सुनामी आई थी मनमोहन सिंह सरकार के समय, तो पहली बार बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज ने ऑफर किया था कि इतनी बड़ी सुनामी आई है तो हम देखिए इंडोनेशिया वगैरह में मदद करें, आइए आपके यहां हम साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं। मनमोहन सिंह ने साफ मना कर दिया था, आई एम सॉरी, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, भारत खुद सक्षम है और दुनिया के किसी देश को अगर मदद की जरूरत है भारत से तो ले सकता है। और उसके बाद वो जो सुनामी में पहली बार भारत ने स्वतः खुद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अच्छा बुरा जैसा है उस पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन पहली बार विदेशों से मदद नहीं ली। जब नरेंद्र मोदी सरकार में आया तो नरेंद्र मोदी जी की एक खूबी है, मैं बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, कि जब ये राजनीति में नहीं थे तब भी ये आपदा प्रबंधन के इस तरह के सामाजिक कार्य करते रहते थे। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि जब ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में थे, प्रचारक भूमिका में थे, उस वक्त बिल्कुल नए नए बने, तो पहली जगह एक चुनाव लड़ने के लिए इन्हें दिया गया कि चुनाव आपको लड़वाना है वहां पे। और एक क्रिकेटर वहां थे, बहुत वो क्रिकेट वगैरह खेलते थे और कोई कैंडिडेट बीजेपी को नहीं मिल रहा था, तो ये वहां गए और उस क्रिकेटर को बोले कि आपको हमारी पार्टी से चुनाव लड़ना है। उस क्रिकेटर ने कहा कि भाई साहब मुझे वोट कौन देगा, मेरे परिवार वाले तो मेरा मानते नहीं है। तो बोले कि मेरा काम है ना, आप अपना चुनाव लड़ने की तैयारी की, मुझे आता भी नहीं है लड़ना। बोले वो भी मैं कर दूंगा। वो हुआ क्या कि उनको कन्विंस किया किसी तरह से। नरेंद्र मोदी बिल्कुल यंग थे, इन्होंने गांव में जाके पता करना शुरू कर दिया। तो एक बार ये जा रहे थे, वहां पे ऊंट गाड़ी चलती, ऊंट गाड़ी जा रहे थे तो कुछ महिलाएं आ रही थी पानी भर के मटके पे। उन्होंने उनसे पूछा कि आप कितने दूर से आती हैं। उन्होंने कहा कि मुझे हमें 10 या 12 किलोमीटर से आना पड़ता है। बोले बस, नरेंद्र मोदी वो शख्स है जिसने पता किया कि 10-12 किलोमीटर में कहां से ये पानी लाती है, वहां से ये सुरंग खोदना शुरू किया, मतलब नहर खुद से आवड़ा चलाया। पहले खुद चलाना शुरू किया, फिर पूछा लोगों ने कि आप क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उस गांव में पानी के दिक्कत तो मैं खुद से ही अपना लेके जाऊंगा, अगर कोई मेरी मदद करना चाहता है तो मदद करे। फिर 2 लोग जुड़े, फिर 4 लोग जुड़े। अंतिम समय ऐसा आ गया कि जब तक वो चुनाव आया तब तक 500 लोग लगे हुए थे खोदने में और कंप्लीट कर लिया। यह था पब्लिक पार्टिसिपेशन, पहली घटना थी। और इसी घटना से नाम होने लगा कि अरे कोई मोदी है, देखना बेचारे महिलाओं को पानी के पीने की प्रॉब्लम होती थी और ये काम कर रहा है। और जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उस नहर खोदे, वो सब के सब प्रचार कर रहे थे कि वाह बहुत बढ़िया आदमी है।
और वो पहली बार वो क्रिकेटर 1200 वोटों से वो चुनाव जीता था कांग्रेस को हरा के। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का अनुभव, चाहे भुज का भूकंप हो या इस तरह के आपदा से निपटने का कौशल, जब ये सरकार में आए केंद्र सरकार में, तो बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। एनडीआरएफ के स्ट्रक्चर में फिर सीआरपीएफ लगाई जाती है। आप जब भी देखेंगे कि पहली बार 2014 से ऐसा हुआ कि जब भी कोई इस तरह का जलजला तूफान वगैरह आने वाला होता है तो पहले ही हम अलर्ट हो जाते हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, लोगों को पूरा का पूरा रेस्क्यू किया जाता है, जानवरों को रेस्क्यू किया जाता है। जब गुजर जाता है तूफान तो बाकी वापस सेटल कर दिया जाता है। ये कहीं नहीं होता। आप जाके नॉर्थ कैरोलिना में जाके देख लीजिए, या जहां पे अभी कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी वहां जाके देख लीजिए कि अफरा तफरी थी, लेकिन भारत में नहीं होता। लेकिन इन सारे राज्यों को अगर बात कर ले, तो अगर मैं एक राज्य की बात करूं जो साइज में भले ही छोटा है, उत्तराखंड, पिछले 3 सालों में उत्तराखंड ने 6 बड़ी आपदाएं देखी। और उससे पहले भी आपको याद होगा कि कैसे एक बार पूरा ये केदारनाथ पूरा बह गया था, सिर्फ मंदिर बच गया था, और उसके बाद आसपास के इलाके में भारी तबाह हुई थी। उससे सबक लेते हुए एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनाया गया है वहां पे उत्तराखंड में। और फिर वो जो रिनोवेशन हुआ उत्तराखंड का, बद्रीनाथ धाम का, ये सब करके, ये इस ध्यान में रहकर वो किया गया है कि अगर इस तरह की कभी कोई समस्या आती है तो कैसे रेस्क्यू करना है। उसके बाद जब से ये धामी सरकार आई है वहां पे बहुत काम हुआ उसमें। देखिए, घटनाएं होंगी। अगर पहाड़, जैसे आप माना गांव की बात कर रहे थे, माना गांव में पूरा का पूरा ग्लेशियर गिर गया। वो एक कैंप था, वहां पे मजदूर काम कर रहे थे, 54 लोग अंदर फंस गए, बर्फ के पहाड़ के नीचे 54 लोग दबे हुए। और आप सोचिए कि इतनी त्वरित गति से 43 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 4 लोग तो उसी वक्त मर गए थे दब के, तो उनका तो बचना पॉसिबल नहीं था, लेकिन 4 लोग घायल थे। वो अस्पताल में ले जाने के दौरान या अस्पताल में उनकी मौत हुई। कुल 8 मौतें हुई, लेकिन बाकी 46 सुरक्षित हैं। ये आज से 5 साल 7 साल पहले असंभव था। हमने देखा वो जो सिक्यारा में जो सुरंग वाली घटना हुई थी, हर किसी को पता है कि 46 मजदूर फंसे हुए थे। आपने देखा हो कि कैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार वगैरह लगी हुई। प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे थे। प्रधानमंत्री सिर्फ कह रहे थे, पल पल की रिपोर्ट ले रहे थे मुख्यमंत्री से कि बताओ तुम्हारे यहां क्या चल रहा है, अभी क्या हुआ, इस वक्त क्या किया, बातचीत हुई क्या नहीं, वो जो अंदर फंसे हुए मजदूर उनको खाना पहुंचा कि नहीं, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर किस तरह सप्लाई हुआ कि नहीं, सिर्फ। और जो मुख्यमंत्री है वो जहां घटना हुई है उसी को कैंप बना के बैठा हुआ है, सब कुछ काम छोड़ के। मुख्यमंत्री के पास हजारों काम होते हैं और वो बिल्कुल फोकस्ड लगा हुआ है। और उसके बाद से वो सिक्यारा टनल के बाद से लगातार ये तीसरी चौथी घटना है जब मैं देख रहा हूं कि जब भी कुछ उत्तराखंड में होता है, मुख्यमंत्री जो घटनास्थल है उसके पास में कैंप लगा के बैठ जाता है। सारे जो अलग अलग एजेंसी है उसको कोऑर्डिनेट करना और निर्देश देना, एक्सपर्ट से राय लेना, सब बैठे होते हैं वहां पे। क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे इसको रेस्क्यू कर सकते हैं, मैप कैसे बनाना है, तो क्या खुदाई होगी, जेसीबी से होगा कि छोटे मशीन लगे, सारा कुछ कोऑर्डिनेट वहां का मुख्यमंत्री कर रहे हैं। नेतृत्व का मतलब ही यही है। देखिए, पहले होता क्या था कि अधिकारियों को ऑर्डर दे दिया है, वहां पे घटना हुई है जाके देख लो। हमने देखा है इसी देश में, और मैं तो बिहार से आता हूं, हमने देखा है कि बिहार में जब बाढ़ आती तो हेलीकॉप्टर से दौरा करते थे, पहले जाके देख लिया और देख के चले आए। अरे तुम एक्सपर्ट हो, तुम दौड़ा करके क्या देखा? अरे जिनको देखना है, कैसे निकालना है, उनको जाके देखने दो। तुम्हारा है कि सबको कोऑर्डिनेट करना है, सारी एजेंसियों को, खाना मिल रहा है कि नहीं, दवाइयां पहुंच रही है कि नहीं, मेडिकल, ये काम कर रहे हैं अब। और इस बारे में जो हर कोई, अभी तारीफ हो रही थी जब महाकुंभ में जो भगदड़ वाली स्थिति हुई थी, उस वक्त भी आपने देखा कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं, और रात हो दिन हो हर चौथे घंटे रिपोर्ट देनी थी केंद्र को कि क्या हुआ उसमें। और इस वक्त भी जब ये माना गांव वाली घटना हुई तो आज से 5-7 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह से रेस्क्यू की जाए। कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं तूफान आ जाए, कहीं भगदड़ हो, मतलब जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, प्राकृतिक आपदाएं, उन पर तो किसी का जोर नहीं चल सकता, लेकिन उसके बाद उस स्थिति को कंट्रोल कितनी जल्दी किया जा रहा है, वो नेतृत्व थोड़ा जोरदार होना चाहिए। 3 चरणों में काम हो रहा है। एक तो प्रिवेंटिव, जैसे कि अगर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने तूफान वगैरह का अलर्ट दे दिया तो वो तो हो गए।
तो वो तो पहले से ही लाके लोगों को शिफ्ट करना, सब कुछ करना, प्रिकॉशन ताकि कम जितनी से कम जान माल हाँ की हानि। बिल्कुल। दूसरा, अगर हो गया तो उसके बाद क्या करना है। और जब प्रिकॉशनरी में, अगर हमने उड़ीसा में देखा है या फिर साउथ में देखा है, जो फेलिन तूफान वगैरह जो आया था, वहां तो प्रिकॉशनरी था। लेकिन जो पहाड़ी एरिया है, अब उत्तराखंड के बारे में आप सबको पता है कि वहां कैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ये ग्लोबल कभी भी पहाड़ दरक जाएं, कभी भी भूस्खलन की खबरें आ जाती जा हैं। रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह घटनाओं में जान माल के कम से कम नुकसान की जो कोशिश है वो किया जा रहा है। अगर मान लिया पहाड़ तो गिरना है, गिरेंगे, लेकिन कम से कम हताहत हो लोग, कम से कम सामानों का नुकसान हो, उसमें ये जो एक्सपर्टीज आ रहा है ना धीरे धीरे, और जो न्यू कंस्ट्रक्शंस वगैरह बन रहे हैं वो सब उसी तरीके से बन रहे हैं कि कैसे इरोजन नहीं हो। आप जाके देखिएगा तो बहुत कुछ उसमें आपको, जो अगर वो टूर गाइड होगा तो बहुत साइंटिफिकली बताएगा कि कैसे वो जो चार धाम यात्रा का बनाया गया कॉरिडोर बनाया गया, या फिर जो केदारनाथ का निर्माण हुआ कैसे आगे फर्दर इस तरह आपदा रोकने के लिए किया गया है, आगे 50 साल 100 साल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, ये सारी बातें आएगी। और पुष्कर सिंह धामी के बारे में एक बात मैं बोलूंगा कि ही इज वेरी हार्ड टास्क मास्टर। उनके मतलब कि वो, उनका कहना है कि मुझे परिणाम चाहिए, प्रोसेस तो बहुत लोग समझाते हैं। जब मैं देख रहा था कि वो सिक्यारा टनल वाला भी था वहां पे, और अभी भी वो गए, उन्होंने कहा कि मुझे 24 घंटे में ये लोग बाहर चाहिए, क्या करना है कैसे करना है सारी फैसिलिटी मैं दूंगा, लेकिन मुझे ये मत बहाने बनाए कि इस तरह का समस्या इसलिए मैं नहीं कर सका, मुझे उन लोगों को सुरक्षित निकालना है। और मैं बैठा हुआ हूं, जो भी आपको चाहिए हर घंटे हर मिनट मैं आपके सारी डिमांड पूरी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे वो लोग जिंदा चाहिए, सुरक्षित चाहिए। यही तो सरकार का काम है। नहीं, ये तो चलिए आपदा मैनेजमेंट की बात हुई, लेकिन मैंने तो ये भी अनुभव किया है, जैसे अभी चार धाम यात्रा हुई थी और अभी एक बार फिर से शुरू होने जा रही है, वीआईपी मूवमेंट्स को किस तरीके से कंट्रोल किया गया, आम श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मतलब अक्सर खबरें आती थी कि सीएम धामी खुद पहुंच गए हैं श्रद्धालुओं के बीच में, उनसे बात कर रहे हैं, और सोचिए रैंडम श्रद्धालुओं को पकड़कर उनसे राय ले रहे हैं कि आपको किस किस चीज की समस्या है, किस किस चीज से आपको दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये मैनेजमेंट भी बड़ा सही है और इसीलिए उनकी तारीफ होती है। और अब तो 2027 में जो कुंभ होना है हरिद्वार में, उसको लेकर तैयारियों में जुट गए हैं अभी से ही। देखिए नम्रता, उत्तराखंड में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। बाकी दूसरे देश के जो लोग हैं, देश के दूसरे हिस्से के जो लोग हैं, उन्हें पता है कि नहीं। अभी अभी उत्तराखंड में नेशनल गेम्स हुए हैं सक्सेसफुली, और पहली बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ राजधानी में नहीं होंगे, अलग अलग शहरों में स्पोर्ट्स सेंटर बनाए गए हैं, और वहां स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने के लिए किया गया। अच्छा, ये विजन नहीं होता तो क्या होता? पहले की तरह सिर्फ राजधानी देहरादून या आसपास हो जाता, स्टेडियम बना देते, हो जाता, खेल खत्म हो गए, वाह लूट लेते। अब क्या जरूरत थी कि छोटे छोटे शहरों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, वहां अलग अलग राज्यों के खिलाड़ियों को लेके जाना, फिर सेलिब्रिटीज को लेके जाना, लोगों को अट्रैक्ट करना, टूरिज्म को बढ़ाना कि दूसरे राज्यों के लोग आके देखिए। ये अपॉर्चुनिटी होती है ना कि जब भी आपके यहाँ पे इवेंट होता है। तो फिर हरिद्वार कुंभ है, फिर चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा के बारे में मैं पिछली बार बता रहा हूं कि पिछली बार 177 करोड़ सिर्फ खच्चर वालों ने कमाया था। जो अब ये इनकम ही है ना। देखिए, इकोनॉमी तो इसी को बोलते हैं ना। मतलब जो भी होता था वो आज भी हो रहा है। पहले बहुत सारे लोग बोलेंगे पहले चार धाम यात्रा नहीं होता था, क्या होता था, लेकिन बस उसका स्केल बड़ा हो गया है। पहले भी कुंभ होते थे, लेकिन लोगों का पार्टिसिपेशन बड़ा हो गया है। 66 करोड़ लोग आ रहे हैं। नहीं, जो लोग सवाल पूछते हैं कि पहले ये सारी चीजें नहीं होती थी, उनको जवाब देने के लिए भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। लोग पूछते हैं, आप बताइए आपको अपने जीवन काल में कौन सा कुंभ याद है? नहीं, वो तो अब तो हमारे जीवन काल में लोग बहुत सारे यही कहेंगे कि 144 साल वाला नहाया है हम। सही कह मतलब 12 साल 6 साल वाला अब तो हर कोई नहा लेता है। हाँ, मिनिमाइज कर दिया, अब तो यही वाला याद रहेगा। हाँ, इसीलिए नहीं। अब यही तो देखिए, यही तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग है ना है, क्या है वो आप बहस करते रहो। और मैं तो एक विद्वान है, उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े हैं, उनसे मैं पूछा था कि 144 वाला पे कोई सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में समझाया। एक होता है अर्धकुंभ, कुंभ, महाकुंभ, वो शास्त्रों में है। अच्छा, 6 साल वाला अर्धकुंभ, 12 साल वाला कुंभ, जिसे पहले पूर्ण कुंभ बोलते थे। हाँ, पूर्ण कुंभ बोलते हैं, और 12 कुंभ मिलाकर महाकुंभ होते हैं। और वो सब उन्होंने गणना करके बताया कि कैसे सैटेलाइट के मूवमेंट के अनुसार सब कुछ ये होता है।
उन्होंने मुझे बताया कि बृहस्पति का जो ये रिवोल्यूशन है सन के चारों तरफ, वो 12 साल का होता है। जैसे हमारा 1 साल का होता है ना, उनका 12 साल का होता है। तो इसलिए वो 12 साल में आता है, जब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं सन, अर्थ और जुपिटर तब। अब फिर उन्होंने बताया कि महाकुंभ, अच्छा खैर उसमें अलग विषय हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा था कि जो भी इवेंट होते हैं, होते सब थे, बस उसका स्केल थोड़ा बड़ा हो गया है, मेगा होता है, कुछ भी होता है। तो अब 4 धाम यात्रा होती है तो यात्रियों के लिहाज से बहुत बड़ा हो गया है। अगर कोई खेल स्पर्धा का आयोजन होता है तो वो बहुत बड़ा होता है। अगर कोई महाकुंभ का या रिलीजियस सेरेमनी का ऑर्गेनाइजेशन होता है तो बहुत बड़ा होता है। और अगर कोई इन्वेस्टर समिट होता है तो वो भी बहुत बड़ा होता है। अगर G20 होता है तो देश के अलग अलग शहरों में होता है और बहुत बड़ा होता है। ठीक है, पहले भी होते थे, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। बस भारत अब छोटा नहीं सोचता, अब जो भी होता है बड़े पैमाने पे सोचता है। बिल्कुल। और जिक्र हम कर रहे थे उत्तराखंड का, या फिर वहां पर आने वाली आपदाओं को किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, उस पर हमने चर्चा की। हाँ जी, बोलिए। आखिरी पॉइंट में उत्तराखंड स्पेसिफिक बोल रहा हूं। उत्तराखंड में कैसा परिवर्तन आ रहा है, 3 बातों से आप समझिए। उत्तराखंड अब पायोनियर है। सबसे पहले वो स्टेप लेता है, देश के दूसरे राज्य बाद में फॉलो कर। जैसे समान नागरिक संहिता सबसे पहले उत्तराखंड ने लिया। अब मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाहता, बहुत सारे लोग ये कहेंगे बुलडोजर का बहुत शोर है पूरे देश में, लेकिन आपको शायद पता नहीं हो कि बुलडोजर एक्शन सबसे पहले धामी सरकार ने शुरू किया था। अब जाके पता कर लीजिए। बाद में खैर क्या होता है ना कि राज्य छोटा है, माध्यम थोड़ा छोटा है, तो उनका उतना नाम नहीं है। चलिए ठीक है। अगर आप देखिए अतिक्रमण हटाओ, लैंड जिहाद वगैरह, आज पूरे देश में यह चर्चा हो रही है। आज आप भेंट द्वारिका की चर्चा कर रहे हैं कि हर्ष सिंह भी गुजरात के गृह मंत्री, उन्होंने साफ करा दिया। आप पता कीजिए कि लैंड जिहाद के खिलाफ सबसे पहले एक्शन कहां पे हुआ था, कहां मजार हटाओ अभियान शुरू हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। तो उत्तराखंड इस पे आज उत्तराखंड करता है, बाकी देश बाद में उसे फॉलो करता है। और हर चीज में आप देख लीजिए, अभी ये सिक्यारा टनल वाला जो ये इन्होंने जिस दक्षता के साथ उसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया, अभी तेलंगाना में घटना हुई थी और उत्तराखंड के एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया गया था ये बताने के लिए कि आपने किया है, भाई साहब बता दो। यहां पर भी बता दीजिए। ठीक है पंकज जी, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो पर थोड़ा सा विराम लगाएंगे और दर्शकों के ऊपर छोड़कर जाते हैं कि इस वीडियो को लेकर और जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा पर उनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार।